अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और ये हम गिटमैन की बुक से पढ़ रहे हैं 11th एडिशन से। लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक क्या होती है, और इसके अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट को अवेल्यूएट करते हैं, और उसको अवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड थे, जिनमें से हमने नंबर 1 पे पे बैक पीरियड और नंबर 2 पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ लिए हैं। तो आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या। तो आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था, और उसके अंदर आपने देखा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई डिस्काउंट रेट चाहिए होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो आपने देखा डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो प्लस में भी आ सकती है, इसी तरह से आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस में भी आ सकती है। तो इसी तरह से आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़ीरो भी आ सकती है। आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, और ज़ीरो में भी आ सकती है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास ज़ीरो नहीं आया, या तो प्लस में आ रहा था या माइनस में आ रहा था। तो ऐसा रेट, ऐसा डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपका आंसर आ जाए ज़ीरो, वो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाए, इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, वो जो इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर आपका आंसर ज़ीरो आएगा, उस रेट को हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल ईजी है। वो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, वो ज़ीरो आ जाए, तो उस रेट को, उस डिस्काउंट रेट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी प्रॉपर अभी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है IRR इज़ द डिस्काउंट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बिकम ज़ीरो। वो रेट जिसके ऊपर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपका आंसर ज़ीरो आ जाए, उस रेट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके अंदर हमारा डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमने किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए जब हम IRR कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हमारा IRR जो है वो ग्रेटर दैन आ जाता है रिक्वायर्ड रेट से या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो क्वेश्चन के अंदर आपको रेट दिया होता है, एक रेट आपको क्वेश्चन में दिया होता है, एक रेट जो हमने निकालना है IRR, उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। अगर आपका IRR जो है वो ग्रेटर दैन हो रिक्वायर्ड रेट से, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आपका IRR जो है वो रिक्वायर्ड रेट से कम हो तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं और उनको आपस में हम कंपेयर करें, तो उस सूरत में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट करना है और कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। तो उस सूरत में हम देखेंगे जिस प्रोजेक्ट का IRR ज़्यादा होगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है A, उसका IRR आपके पास आ जाता है 10%, और एक प्रोजेक्ट है B जिसका IRR आ जाता है 8%। अब इन दोनों में से हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, इसमें जिसका IRR ज़्यादा होगा उसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और उसके अंदर उसने आपको रिक्वायर्ड रेट भी दिया हुआ है, तो उस सूरत में फिर हम ये वाला क्राइटेरिया जो अभी हमने सामने लिखा हुआ है, ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9.11 है। लिखा हुआ फॉर ईच ऑफ द project shown in the following table calculate the internal rate of return, then indicate for each project the maximum cost of capital that the firm could have and still find the IRR acceptable। तो 2 चीज़ें उसने पूछी हुई हैं। सबसे पहले तो उसने आपसे IRR पूछा हुआ है, और फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट बतानी है। तो 4 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, प्रोजेक्ट A, B, C एंड D। प्रोजेक्ट A के अंदर आपके पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपका आउटफ्लो है, ये 90,000 है, और इसके बाद इनफ्लो जो है वो आपके पास है 20, 25, 30, 35 एंड 40,000। तो ये आपके पास मिक्स स्ट्रीम है। जबकि प्रोजेक्ट B के अंदर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4,90,000 और इनफ्लो आपके पास है 1,50,000, और ये चारों सालों में सेम है, तो ये आपकी एन्युटी है। इसी तरह से प्रोजेक्ट C जो है उसमें आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 है और इनफ्लो जो है वो 7,500 पर ईयर है।
तो ये भी आपकी एनविटी है, जबकि प्रोजेक्ट डी के अंदर 2,40,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 1,20,000, 1,80,000 एंड 60,000 ये हमारी इनफ्लो है। तो ये हमारा मिक्स स्ट्रीम है। तो इसमें आपके पास प्रोजेक्ट ए एंड डी जो है ये मिक्स स्ट्रीम है, जबकि प्रोजेक्ट बी एंड सी जो है ये आपकी एनविटी है। तो इन चारों में से मैं आपको प्रोजेक्ट ए एंड बी कैलकुलेट करके दूंगा, सी एंड डी आप लोगों ने खुद कर लेना क्योंकि वो बिल्कुल इन्हीं की तरह से होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं IRR निकालने के लिए, उसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर मिक्स स्ट्रीम के लिए IRR कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, उसका फार्मूला ये आपने याद कर लेना है। IRR निकालने का फार्मूला हमारे पास है ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर मिक्स स्ट्रीम के लिए, ये बात याद रखिएगा, ये मिक्स स्ट्रीम के लिए फार्मूला है। एनविटी का फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। तो मिक्स स्ट्रीम के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो प्लस CF1 मतलब कैश फ्लो ईयर फर्स्ट, कैश फ्लो ईयर 2 और इसी तरह से CFT का मतलब आगे जितने भी साल आते जाएंगे आपने लिखते जाना, और डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर 1, फिर 1 + i की पावर 2 और 1 + i की पावर t। तो जितने भी साल हैं वो आपने ऐसे ही उनकी पावर लिखते जाना है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला हमारे पास। अब इसके अंदर अभी हमने बात की है कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कोई सा रेट जो है वो ज़रूरी है। अगर हमारे पास डिस्काउंट रेट ना हो तो हम इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे बात की है पीछे कि हमारा डिस्काउंट रेट, वो वाला डिस्काउंट रेट जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ऐसा रेट जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो वो होगा हमारा IRR। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर उसने आपको डिस्काउंट रेट नहीं था दिया हुआ, वो डिस्काउंट रेट हमने यहाँ पे खुद कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे आप कोई सा भी डिस्काउंट रेट लेंगे, ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर आपने क्या करना है, आपने खुद से कोई सा भी डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लेना है और उस रेट के ऊपर फिर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो जो आपने रेट अज्यूम किया होगा वो आपका IRR होगा। अगर आपका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आता तो आपको फिर से एक नया रेट अज्यूम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप फिर दोबारा से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे अगर आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो फिर वो आपका IRR होगा, और अगर आपका आंसर ज़ीरो नहीं आता तो फिर आपको फिर से कोई एक रेट अज्यूम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब तक आपका आंसर ज़ीरो नहीं आता आपको ये अज्यूम करते रहना पड़ेगा और आप इसकी कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब हम खुद से कोई भी रेट अज्यूम करते हैं और फिर उसकी बेस पे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे एक रेट अज्यूम किया 15%। अब ये 15% हमने कैसे अज्यूम किया, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जो दिल करता है आप इसमें रेट अज्यूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 15% खुद से अज्यूम किया, आप यहाँ पे 10% भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप यहाँ पे रेट अज्यूम कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हर स्टूडेंट का ये रेट डिफरेंट हो, तो आपने किसी भी रेट से जो है वो इसको अज्यूम करके इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखिएगा आपके पास प्रोजेक्ट ए के अंदर जो आपके पास आउटफ्लो था वो था 90,000, और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, आउटफ्लो जो होता है वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होती है। तो इसके अंदर फार्मूले का माइनस आ जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 90,000 माइनस का। और आपने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा हमारे पास प्रोजेक्ट ए के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो इनफ्लो था वो था 20,000, फिर ईयर 2 में था 25,000, नेक्स्ट ईयर 3 में था 30,000, 35,000 एंड 40,000। तो ये आपने ऊपर जो है वो कैश फ्लो लिख लिए CF1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से नीचे जो है वो हम रेट पुट करेंगे। तो रेट के अंदर हमारे पास अभी हमने अज्यूम किया यहाँ पे कितने परसेंट, 15%, ये हमने इसको अज्यूम किया। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है I ये वाला,
तो यहाँ पे हम जो है वो 15% इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.15। तो ये 1.15 कैसे आया, ये 15% है। तो हमने इसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए इसे 100 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15। अब इसके अंदर हमने ये वाला जो 1 है ये प्लस कर दिया। तो इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1.15। तो ये इस तरह से हमारे पास 1.15 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ के अंदर जो है वो 0.15 जो है वो पुट किया, 1 के अंदर प्लस किया। तो ये आपने देखा यहाँ पे आपके पास आ गया 1.15 की पावर 1। फिर इसी तरह से ये 1 प्लस आई की पावर 2 है। तो ये आपके पास सेम आता जाएगा, सिर्फ इसकी पावर जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जितने भी ये हैं ये आपने सेम पुट करनी है और इसकी पावर पुट करते जाना है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने सबसे पहले 1.15 की पावर लेनी है और फिर जो भी आपके पास फैक्टर आएगा उसके साथ आपने ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये मैंने डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, लेकिन आपने ये कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ 1.15 की पावर 1 आप कैलकुलेटर से लेंगे और फिर डायरेक्टली आपने 20,000 को उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 17,391। और इसी तरह से फिर आप इसको 1.15 की पावर 2 लेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर आपने 25,000 को उस आंसर के साथ डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा 18,904। और इसी तरह से फिर आपके पास है 1.15 की पावर 3 लेंगे और फिर 30,000 को उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 19,725। तो इसी तरह से आपने ये नेक्स्ट वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेनी है, ये वाली और ये वाली। और ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है ये माइनस में है। अब हमने इन सब वैल्यूज़ को प्लस माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,918। तो ये आपके पास प्लस के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 15% जो है ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। क्योंकि हमने बात की थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होगा, वो रेट जिसके ऊपर हमारा आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। लेकिन 15% पे हमने किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5,918। ये ज़ीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। अब हमें जो है वो दोबारा से एक रेट लेना पड़ेगा और फिर से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है हर क्वेश्चन के अंदर, कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 15% पे अभी किया तो हमें अब नेक्स्ट रेट जो है वो क्या लेना है, हमें 20% लेना चाहिए या फिर हमें 10% लेना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये एक रूल याद रखना है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो उसे ज़ीरो करने के लिए या आप सिंपली इस ज़ीरो को बीच में से ख़त्म कर दें। सिंपली याद रखें, अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो आपने अपने इस रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर देना। समझ लगी बच्चों, क्या हमने करना है, अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ये ज़ीरो को आप छोड़ दें बीच में से, तो आपने अपने रेट को, ये जो हमारे पास 15% हमने यहाँ पे लिया, इस रेट को आपने क्या कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है। ये चीज़ आपने रूल याद रखना है। इसको रूल समझें कि हमारे पास 15% हमने रेट अज्यूम किया था, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 15 से ऊपर जाना या 15 से नीचे जाना। तो अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो आपने जो है वो इस 15% को क्या कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है। और अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाती है, ये वाली, ये अगर माइनस में आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, उस सूरत में आप इस रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये रूल आपने याद रखना है। तो आप मुझे बताएं, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है 5,918 और ऊपर हमने 15% पे ये किया,
तो ये जो मैंने आपको रूल बताया नीचे, इस रूल के मुताबिक अब हमें जो है वो 15% से 20 पे जाना है या 10 पे जाना है। तो देखिए हमने अभी बात की है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए हम अपने रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये 15% पे हमने किया, तो अब हम इसको जो है वो 20% पे कर देंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है कि 5% का ही गैप रखें। तो 15% पे किया था, आंसर पॉजिटिव में आया, तो अब हम क्या करेंगे, 15% से रेट को बढ़ा के 20% पे कर लेंगे। अब हमने फिर से ये सारी वर्किंग करनी है, बस हमने क्या करना है, रेट जो है वो चेंज कर देना। अब हम जो है वो रेट अज्यूम करने लगे हैं 20%। अब हमने रेट जो है वो अज्यूम किया 20%। फिर से सेम वही फार्मूला, मैंने फार्मूला दोबारा से नहीं लिखा, उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी हैं। ऊपर कैश फ्लोज तो सेम रहेंगे 20, 25, 30, 35 और 40। सिर्फ क्या चेंज होगा, नीचे जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। पहले हमने 15% पे किया, अब हम उसको क्या करेंगे, 20% पे करेंगे। तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हमने 20 को डिवाइड किया 100 से, तो ये आपके पास आ गया 0.20, और इसमें हमने 1 प्लस किया, ये जो इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.20, ये जो 1.20 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसकी हमने पावर लेनी है, और पावर लेने के बाद हमने जो है वो 20,000 को डिवाइड किया। तो इसके अंदर भी आपके पास जो आउटफ्लो है वो तो -90,000 ही रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के अंदर आउटफ्लो तो वो ही रहेगा। तो आपने 20,000 को डिवाइड किया 1.20 की पावर 1 लेके, तो ये आपके पास आ रहा है फर्स्ट नंबर पे 16,667। इसी तरह से आप 1.20 की पावर 2 लेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर ही 25,000 को उस आंसर से डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास आ रहा है 17,361। इसी तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है, और इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस किया, तो आपके पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस में 5,657, 5,657। लेकिन अब जो है ये हमारे पास किस में आ रही है बच्चों, माइनस में आ रही है। तो इसका मतलब 20% भी हमारा जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, क्योंकि हमने अभी 15% पे किया, तो 15% पे हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो प्लस में आ रहा था। अभी हमने फिर 20% पे किया, तो 20% पे हमारे पास जो आंसर आ रहा वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जबकि हमने बात की थी कि हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसका मतलब है कि एक वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही है और एक वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो इस 15 और 20% के बीच में है कहीं पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या है। एक आंसर हमारे पास प्लस में आया और एक आंसर हमारे पास माइनस में आया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो 0 होना चाहिए था, तो वो प्लस और माइनस के बीच में है। तो 15% में प्लस में था और 20% पे माइनस में है। इसका मतलब है कि हमारा रेट जो है वो 15 और 20 के बीच में है। अब एग्जैक्ट आंसर जिस तरह हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर करते थे, हम उसको लिख लेते थे, इस तरह से हम लिख लेते थे, बिटवीन 15 एंड 20%। आपको याद होगा हम लिखते थे, आई निकालते थे तो फिर हम उसको लिखते थे ऐसे, बिटवीन 15 एंड 20%। आपको याद होगा हम इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमें जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे बिटवीन 15 एंड 20%। अब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मज़ीद जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना। तो हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी एग्जैक्ट रेट निकालने के लिए कि हमारा जो रेट है वो 15 एंड 20 के बीच में आ रहा है, तो हमारा एग्जैक्ट रेट क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमें ये इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये अभी तक आपने किसी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में नहीं किया, तो इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना। इंटरपोलेशन के अंदर हमने क्या करना है, हमने लिखा IRR इज इक्वल टू 0.15। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है समझने वाली ज़रा ध्यान से कि ये वैल्यूज़ हमने कैसे पुट करनी है यहाँ पे।
तो ये 15%। अभी आपने देखा आपके पास दो रेट आए जो हमने यूज़ किए, एक 15% और एक 20%। तो एक में आपके पास प्लस में आ रही है और एक में आपके पास माइनस में आ रही है। तो जब आपके पास एक प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए, उसके बाद आपने इंटरपोलेशन करनी है। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ प्लस में आ जाती हैं तो आप इंटरपोलेशन नहीं कर सकते, या दोनों वैल्यूज़ माइनस में आए फिर भी आप इंटरपोलेशन नहीं कर सकते। आपके पास एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। तो आपके पास दो रेट थे, एक 15 और एक 20। तो जो आपके पास दो रेट आएंगे उन दोनों रेट्स में से जो आपके पास छोटा रेट होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर बच्चों ये पॉइंट? दो जो से भी आपके पास रेट आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, उन दोनों में से जो छोटा रेट होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना 0.15। ये 15% था, हमने उसको डिवाइड किया 100 से, 0.15 आ गया। अब जो आपका छोटा रेट था उसके ऊपर जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। ये हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखी है कितने परसेंट पे? जो आपने निकाली थी ये 15% पे। ये ऊपर भी आपने लिख लेनी है और नीचे भी आपने ये वैल्यू लिख देनी है। क्लियर बच्चों ये पॉइंट? सबसे पहले तो आपने जो दोनों रेट आएंगे उनमें से जो छोटा रेट है वो आपने लिखना है, और उसके बाद प्लस फार्मूले का आएगा, और इसके अंदर आपने ऊपर भी जो है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है और नीचे भी आपने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख लेनी है, ये वैल्यूज़। और इसके बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 0.05, ये कहाँ से आया? तो आपके पास जो दो रेट आए हैं, एक 20% और एक 15%, तो आपने इन दोनों रेट्स का क्या ले लेना है? डिफरेंस ले लेना है। तो इन दोनों रेट्स का आप डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5%। बच्चों क्लियर हुआ? ये 0.05 कहाँ से आया? जो आपके पास दो रेट्स आएंगे उन दोनों रेट्स का आपने डिफरेंस ले लेना है। उसकी परसेंटेज हमने ख़त्म की है तो ये हमारे पास 0.05 आ गया। तो इसके साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना है, ये जो ब्रैकेट डाली हुई है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में 5567। तो ये जो आपके पास 20% के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू आई थी माइनस के अंदर, ये आपने वो लिखनी है, सेकंड जो आपके पास रेट आपने यूज़ किया था। और ये जो बीच में फार्मूले का माइनस आ रहा है, अच्छा यहाँ पे दो माइनस लिखे हुए हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, वो जो ब्रैकेट के अंदर है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आई थी, वो उसका साइन है, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, ये यहाँ पे आपने हमेशा माइनस ही लिखना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो बच्चों आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं हमारे पास। सबसे पहले आपने 15% जो छोटा रेट है वो आपने लिखना है, और उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो दोनों आपने ऊपर भी लिख लेनी है और नीचे भी लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपने ऊपर जो है वो दोनों रेट का डिफरेंस लिया, वो आपने डिवाइड किया 100 से, उसका आया 0.05। और उसके बाद आपने नीचे जो है वो जो आपके पास दूसरा रेट था 20%, उसके ऊपर जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या कर लेना बच्चों? सॉल्व कर लेना। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आपने तो बच्चों अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया, 5918 को आपने 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ रहा है 295.9, और नीचे जो है वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया बीच में। अब हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास नीचे आ रहा है 11,575। अब 295 को हमने पहले डिवाइड किया 11,575 से, और फिर उसके अंदर 0.15 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.1755। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 17.55%। तो ये आपका आया जी बच्चों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये वो रेट है जिसके ऊपर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया काम था, थोड़ा सा लेंथी भी है, मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन अभी चूँकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको बार बार करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको जो है वो ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं लेना,
एक दो सवाल आप करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके बाद उसने स्टेटमेंट पूछी थी, उसने पूछा हुआ था कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना हो तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अभी हमने पीछे रूल्स के अंदर पढ़ा कि अगर हमारा IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ग्रेटर होगा तो फिर हमारे लिए प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड रेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लिखा हुआ इफ द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बिलो 17.55% द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल। अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट जो है वो 17.55% से कम होगा, मतलब IRR हमारा रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा होगा, तो फिर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ए कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट बी। इसके अंदर भी हम IRR कैलकुलेट करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एनविटी थी। एनविटी का डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने वही फार्मूला यूज़ किया नेट प्रेजेंट वैल्यू का, जो आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ करते थे। एनविटी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया था एनविटी का। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं कुछ। आर हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट बी के अंदर 1,50,000 था। एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स 4 थे। और अब यहाँ पर हमने रेट अज्यूम किया 10%। फिर से वही बात कि ये रेट जो है हम अपने से अज्यूम करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप 5% भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रेट अज्यूम किया, 10%। तो अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास आया 1,50,000, आई हमारे पास 10% और एन जो है वो 4 ईयर आ गया। अब हम टेबल में से जाके एनविटी वाले टेबल में से जाके इसका फैक्टर देख लेते हैं। 4 ईयर के अंदर 10% के ऊपर, तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एनविटी वाले टेबल में आपने देखना है क्योंकि एनविटी थी, और ये आपने 10% के ऊपर देखना है कितने सालों में, 4 सालों में। तो ये आपके पास फैक्टर आ रहा है 3.170। तो अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। फैक्टर हमारे पास 3.170 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है 4,75,500। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई है। अब इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमने बात की थी, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है। इसको ऊपर वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आ गया 4,75,500 और माइनस 4,90,000। इनका डिफरेंस लिया तो ये फिर से हमारे पास माइनस 14,500 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 10% जो है ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी हमारा IRR वो होगा जिसके ऊपर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस में आ रहा है 14,500। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि जो 10% है ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो अब हमें फिर से जो है वो एक नया रेट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर से हमें ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कहाँ पे जाके हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती है। तो अब फिर से वही बात यहाँ पर जो हमने अभी पीछे भी की थी कि हमने 10% से अब इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो देखिए अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था कि अगर हमारा आंसर जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है तो हम अपने रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाता है तो फिर हम अपने रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमारा आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है 14,500, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। ये 10% था, अब हम इसको डिक्रीज़ करके 5% पे कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे हम 5 का ही गैप रखेंगे। तो दोबारा से अब हमने ये सारी वर्किंग करनी है। यही प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, सिर्फ इसमें हम क्या चेंज करने लगे हैं, आई हमने अब यहाँ पे अज्यूम किया 5%। फिर से बिल्कुल सेम उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो 5%, अब दोबारा से हम टेबल में जाएंगे। अब हम 5% के ऊपर चेक करेंगे हमारा फैक्टर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ईयर्स के अंदर, तो ये याद रखिएगा हम एनविटी वाला टेबल देख रहे हैं, ईयर 4 है हमारे पास और 5% हमने फैक्टर ये रेट लिया था। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3.546। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये हम यहाँ पे पुट किया 3.546 मल्टीप्लाई किया 5,31,900 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमारे पास 4,90,000 थी।
फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की 5,31,900 और 4,90,000। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 41,900। अब ये फिर से हमारे पास प्लस में आ गई है, तो इसका मतलब ये जो 5% है ये भी हमारा IRR नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो अगर ज़ीरो आएगा तो फिर हमारा वो IRR होगा। अगर हमारा आंसर प्लस या माइनस में आ जाता है तो वो हमारा IRR नहीं होगा। अब हमारे पास फिर से जो है वो एक वैल्यू प्लस में आ गई है और एक वैल्यू जो है वो माइनस में आ चुकी है। तो अब हम फिर क्या कर लेंगे, हम फिर इंटरपोलेशन कर लेंगे। जब भी हमारे पास एक वैल्यू प्लस में आ जाए और एक वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसके बाद हमने क्या कर लेनी है, इंटरपोलेशन कर लेनी है। अब फिर से हम इंटरपोलेशन का प्रोसेस सेम होगा, चाहे वो मिक्स टीम हो या एनविटी हो। तो इसके अंदर हमारे पास दो रेट कौन कौन से आ गए थे, एक हमारे पास 10% पे हमने किया और एक हमने 5% पे किया। तो मैंने आपको बताया था दोनों में से जो छोटा रेट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास 0.05 छोटा रेट था, हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो ये 0.05 आ गया। अब इस 5% के ऊपर जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पे ऊपर भी लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे भी, दोनों जगह पे आपने ये लिख लेनी है। अब इसके बाद हमने इन दोनों रेट्स का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। 10% और 5%, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास 5% आ रहा है। इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.05 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, जो 10% पे हमने रेट निकाला था, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी हमारे पास, -14,500 ये वाली। तो ये हमने सेकंड जो 10% पे निकाली थी वो यहाँ पे पुट की है। सेम वही प्रोसेस है बिल्कुल। तो अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर देना और नीचे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। और ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आ रहा है 2095 और नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस किया तो वो आ रहा है 56,400। अब हमने 2095 को 56,400 से डिवाइड किया और इसमें 0.15 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.871। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 8.71%। तो ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। अब हमने बताना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो तो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। तो हमने बात की थी अगर हमारा IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा होगा तो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो IRR से छोटा होना चाहिए। तो ये आपने स्टेटमेंट लिख दी, इफ़ द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ बिलो 8.71%, मतलब हमारा ये वाला जो रेट है ये ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अगर 8% हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना हो 8%, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, IRR जो है वो हमारा कितना है, इस सूरत में हमारा IRR जो है वो रिक्वायर्ड रेट से, ये रिक्वायर्ड रेट, तो यहाँ पे IRR हमारा कितना आ रहा है 8.71% और हमने अज्यूम किया कि हमारा रिक्वायर्ड रेट फॉर एग्जांपल अगर 8% हो तो इस सूरत में IRR जो है वो ग्रेटर दैन है रिक्वायर्ड रेट से, तो फिर ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, इफ़ द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ बिलो 8.71% द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो इसके बच्चों आगे जो प्रोजेक्ट C एंड D है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। आज का क्वेश्चन, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, बल्कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए हैं उनमें सबसे लेंथी लेक्चर है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम लगा। तो आपने जो है वो इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं समझना, एक दो दफ़ा आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स की तरह बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। एक दफ़ा लेक्चर सुनने से समझ नहीं आती तो दोबारा इस लेक्चर को सुने, बार बार सुने, फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।